नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द ट्रिपल के शो के इस दिन विशेष सीरीज की पहली एपिसोड में। इससे पहले कि मैं इस वीडियो के बारे में कुछ बताऊं, आप सब एक ऑडियो क्लिप सुनिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस ऑडियो क्लिप के पीछे छिपी आवाज को जरूर पहचान पाएंगे। तो फिर सुनिए वो ऑडियो क्लिप। Children must be taught the history of the different nations where they will perceive their uniqueness. They must be taught, even when they are young, the elements of modern science and technology. They must be given glimpses into world literature so that their own minds are sharpened and feelings refined. It is my earnest desire that our children are treated as human beings and not as automata. गले तक बंद होने वाला घुटनों तक पहुंचता कोट, एक काले बॉर्डर वाली सफेद धोती, काली चप्पलें और सिर पर पगड़ी। जी हाँ, अभी अभी आपने जो ऑडियो क्लिप सुनी उसके पीछे छिपी आवाज किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि ये आवाज थी एक बेहतरीन छात्र की, एक महान दार्शनिक की, एक महान शिक्षक की, एक बेहतरीन वक्ता और बेहतरीन व्यक्तित्व की। ये आवाज थी महाज्ञानी, महामहिम, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। आज हम तमाम गुणों से सुसज्जित उस इंसान के व्यक्तित्व की एक छोटी सी चर्चा करेंगे जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस को पूरा देश शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। तो फिर और ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पांच सितंबर सन 1888 तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुत्तनी का एक आम दिन। पर आज का ये दिन इसी गांव के एक जमींदार का काम देखने वाले ब्राह्मण वीरस्वामी और उनकी पत्नी सीतम्मा के लिए नई खुशियां लाने वाला था। दोपहर लगभग 2 बजे ये खबर मिलती है कि सीतम्मा ने एक बेटे को जन्म दिया है, जिसका नाम वे राधा कृष्णन रखते हैं। एक हिंदू परिवार में जन्म और शहर के ही एक मिशनरी स्कूल में शुरुआती छात्र जीवन बिताने की वजह से राधा कृष्णन जी को एक मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस एक्सपोजर मिला, जिसने उन्हें उनके भविष्य की दिशा तय करने में खासी मदद की। वैसे तो इनके बचपन की कुछ ज्यादा जानकारियां हमारे पास मौजूद नहीं, क्योंकि लगभग 40 से ज्यादा किताबें लिखने वाले इस दार्शनिक ने अपने बारे में शायद ही कहीं लिखा। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लगभग 20 साल की उम्र में ही उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया। महज 20 साल की उम्र, और आज हम 20 साल की उम्र में, खैर छोड़िए अपनी बातें क्या ही की जाएं। एक शिक्षक के रूप में उनका सफर ऑफिशियली यहीं से शुरू हुआ और फिर देश के तमाम उच्च शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न पदों पर विराजने वाले इस शिक्षक को वैश्विक प्रसिद्धि मिलना शुरू हुई इनके द एथिक्स ऑफ भगवद गीता एंड कांत नाम के जर्नल के सन 1911 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एथिक्स में प्रकाशित होने के बाद। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाला एक छात्र दार्शनिक पंडित कैसे बन गया। तो सुनिए, शुरुआती रुझान विज्ञान में होने के बावजूद एक रिश्तेदार की दर्शन शास्त्र से जुड़ी किताब पढ़ने के बाद ये भारतीय दर्शन से इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने विज्ञान छोड़कर दर्शन शास्त्र का चुनाव किया और भारतीय दर्शन को पूरे विश्व में फैलाने का प्रण लिया। इनके लेख के पश्चिमी मीडिया में प्रकाशित होने के बाद पश्चिमी संस्कृति के लोग भी इनका लोहा मानने लगे थे। इसके बाद साल 1926 और 1929 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की ओर से प्रकाशित द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ नामक किताबों की वजह से तो विदेशों में इनका डंका ही बजने लगा। फिर साल 1931 में इन्हें नाइटहुड का भी सम्मान मिला। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नाइटहुड वो उपाधि है जो ब्रिटिश काल में ब्रिटिश महाराज या महारानी द्वारा किसी इंसान को उनके क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल करने पर दी जाती रही हैं। नाइटहुड की उपाधि मिलने के बाद व्यक्ति अपने नाम के आगे सर का प्रयोग कर सकता है, परंतु डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने उनके देश से मिली डॉक्टर की उपाधि को ही
अपने नाम के आगे लगाना मुनासिब समझा। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के अलावा देश के कई और प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाने के बाद सन 1936 में डॉक्टर राधाकृष्णन जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से बुलावा आया और वे वहां सन 1939 तक ईस्टर्न रिलीजियस एंड एथिक्स के प्रोफेसर बने रहे और फिर साल 1937 में दर्शन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें साहित्य की कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसके बाद सन 1939 में मालवीय जी के विशेष आग्रह पर वे अपनी ऑक्सफोर्ड की नौकरी छोड़कर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। यहां उन्होंने एक काफी लंबा समय बिताया, लगभग जनवरी 1948 तक। एक शिक्षक के तौर पर उन्हें कितना पसंद किया जाता था, इस बात का अंदाजा आप इस किस्से से लगा सकते हैं। साल 1921 मैसूर के महाराजा कॉलेज में एक विशेष सभागार आयोजित हुई। इस सभागार के बाहर एक बग्गी को वहां के कुछ छात्र रंग बिरंगे फूलों से सजा रहे थे। छात्र ऐसा कर तो रहे थे मगर बहुत खुश नहीं थे क्योंकि उनका पसंदीदा शिक्षक उन्हें छोड़कर कलकत्ता यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने जा रहा था। सभागार की सारी औपचारिकताएं खत्म होने के बाद जब वो टीचर स्टेशन जाने के लिए बाहर आता है तो छात्रों द्वारा तैयार इस बग्गी को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि इस बग्गी में घोड़े नहीं जुटे हुए थे। अपने प्रिय शिक्षक को बग्गी पर बिठाने के बाद छात्र खुद उस बग्गी को खींचकर मैसूर रेलवे स्टेशन तक ले जाते हैं। अब आखिर कौन था यह अध्यापक जिसे छात्र इतना पसंद करते थे? ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ही थे। ये किस्सा उन तमाम किस्सों में से एक है जिसकी वजह से साल 1962 के बाद से आज तक 5 सितंबर का दिन हम सभी भारतीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। पर कितने आश्चर्य की बात है ना, आज के समय में टीचर्स डे के दिन ज्यादातर स्कूलों में पिछले कुछ सालों से चले आ रहे प्रोटोकॉल के तहत शिक्षकों से वो कुछ काम करवाए जाते हैं जो साल भर शायद छात्र किया करते हैं। उसके बाद केक काटकर छात्रों में बांट दिया जाता है और हो गया टीचर्स डे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के चित्र पर माल्यार्पण तो जरूर किया जाता है पर उनके चरित्र, उनकी मेधा और उनकी उपलब्धियों की चर्चा बहुत कम ही की जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा जिससे कि लोगों तक डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में ये जानकारियां पहुंचे और लोग उनके जीवन से कुछ सीखने के लिए प्रेरित हो सकें। ये सारी बातें तो थीं डॉक्टर राधाकृष्णन जी के शैक्षणिक उपलब्धियों से जुड़ी। अब आगे बात करेंगे इनके राजनीतिक सफर की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आने के बाद ही इनका राजनीतिक सफर शुरू होने लगा था। सबसे पहले संविधान सभा के सदस्य, फिर एक राजनयिक और इसके बाद 13 मई सन 1952 से लेकर 12 मई 1962 तक देश के प्रथम उपराष्ट्रपति। पर इनका सफर यहीं समाप्त नहीं हुआ बल्कि अभी जारी रहा। देश के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल सन 1962 में समाप्त होना था। देश में इस बात की चर्चा बढ़ने लगी कि अब देश के इस सर्वोच्च पद का पदभार किसे दिया जाए। इसके लिए नेहरू जी ने पिछले 10 साल से उपराष्ट्रपति पद पर रहे डॉक्टर राधाकृष्णन जी पर भरोसा जताते हुए उनकी विद्वत्ता और उनकी बुद्धिमत्ता के बल पर उन्हें 13 मई 1962 को देश का राष्ट्रपति घोषित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन जी के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान देश ने बहुत सारे उतार चढ़ाव झेले, फिर चाहे वो देश के 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत हो या फिर चीन और पाकिस्तान से सन 1962 और 65 में हुआ युद्ध। इन्होंने इन सब के दौरान देश के आम नागरिकों और नेतृत्व में सामंजस्य बैठाए रखा, देश को एकजुट रखा और ऐसे मुश्किल समय में भी अपना धैर्य नहीं खोया बल्कि एक कुशल खेवैये की तरह देश को मुश्किलों के इन मझधारों से निकालकर पार पहुंचाया। डॉक्टर राधाकृष्णन एक राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें मिलने वाली 10,000 रुपए प्रति माह की सैलरी में से केवल 2,500 ही अपने पास रखा करते थे और बाकी की धनराशि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में दान किया करते थे। इतना सब कुछ जानने और समझने के बाद अब तो इनकी तारीफों के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। खैर, समय बीतता रहा और फिर आया साल 1967 और इसी साल डॉक्टर राधाकृष्णन जी का कार्यकाल भी समाप्त होता है। इसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन सार्वजनिक जीवन से भी रिटायरमेंट ले लेते हैं
और बाकी का जीवन एकांत में बिताते हुए 17 अप्रैल 1975 को इस देश और इस संसार को छोड़कर परम धाम पहुंच जाते हैं। क्या शानदार हस्ती रहे। भले ही कुछ खामियां रही हों, पर आज का हर एक छात्र और हर एक शिक्षक उनके जीवन से परिश्रम, त्याग और सेवा की भावना जरूर सीख सकता है। हमारे देश भारत के बारे में एक कहावत बड़ी प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ की धरती कभी भी वीर विहीन नहीं होती, फिर चाहे वो वीर किसी भी क्षेत्र का क्यों न हो। हमारे देश में डॉक्टर राधाकृष्णन जी के अलावा उनसे पहले और बाद में भी कई महान शिक्षक हुए हैं, जैसे कि चाणक्य, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर अब्दुल कलाम, सावित्रीबाई फूले। नामों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर अब हम थोड़ी सी चर्चा आज के समय के कुछ महान शिक्षकों की करते हैं। आज के समय के कुछ महान शिक्षकों में सबसे पहला नाम आता है श्री आदित्य कुमार जी का। आदित्य कुमार जी ने अकेले समाज के निचले तबकों को शिक्षा की अनिवार्यता और शिक्षा की महत्ता को समझाने के लिए लखनऊ से रांची तक का सफर अपनी एकमात्र साइकिल से पूरा किया। साथ ही जरूरतमंदों को मुफ्त में गणित और अंग्रेजी की शिक्षा भी दिया करते हैं। आदित्य कुमार जी के बाद इस लिस्ट में नाम आता है बाबर अली जी का, जिन्हें बीबीसी की तरफ से 16 साल की उम्र में यंगेस्ट हेडमास्टर इन वर्ल्ड का खिताब भी मिला हुआ है। इनके अलावा आनंद कुमार, राजेश कुमार, अरविंद गुप्ता, डॉक्टर एच.सी. वर्मा और विमला कौल जैसे कई दिग्गज आज शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। इनके बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर एक एक के बारे में बताने चला तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अब मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूं। जाते जाते मैं अपने जीवन के तमाम शिक्षकों को हृदय से प्रणाम करता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप सब अपने जीवन में एक टीचर की इंपॉर्टेंस समझते हैं, और वे चंद लोग जो अपने टीचर का अपमान करने में अपनी बड़ाई समझते हैं, उनके लिए बस इतना ही कहूंगा कि एक शिक्षक सिर्फ वही नहीं होता जो कि आपको किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट में मिलता है, बल्कि आपके माँ बाप से लेकर आपके जीवन में मिला प्रत्येक व्यक्ति जिसने आपको कुछ न कुछ सिखाया हो, वो कहीं न कहीं आपका एक शिक्षक ही है। ऐसे में जब आप अपने किसी दूसरे शिक्षक का अपमान करते हो तो कहीं न कहीं आप अपने माँ बाप का भी अपमान ही कर रहे हो। अगर कोई शिक्षक कुछ गलत कर भी रहा है तो भी उसका विरोध एक न्याय संगत तरीके से किया जाना चाहिए। अंत में डॉक्टर राधाकृष्णन जी के वचनों के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। जय हिंद। It is necessary that each one of us should think that the purpose of education is not merely physical fitness or mental alertness. It is the growth in spiritual sensitivity. Unless we develop that kind of spiritual sensitivity, we cannot be regarded as properly educated.